सबसे पहले तो मैं यहाँ इस अपनी जन्मभूमि, मातृभूमि का वंदन करना चाहूँगी कि मैं यहाँ पर आज उपस्थित हुई हूँ। मगध यूनिवर्सिटी से पीएचडी अवार्ड होने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ आई हूँ। इस भोले बाबा की नगरी में मेरी पैदाइश हुई, ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है और इस पावन भूमि के हम सब वंशज हैं, इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ के अधिष्ठाता श्री भगवान महादेव को शत-शत नमन करूँगी कि उनके आशीष से आज इस मुकाम तक हम लोग पहुँचे हैं। और सबसे ज़्यादा श्रेय मेरे पूज्य स्वर्गीय ससुर जी, मेरे श्री डॉक्टर उमेश्वर त्रिपाठी जी को जाता है, जिन्होंने सदा मुझे एक बेटी की तरह माना, मुझे उसी तरह आगे बढ़ने का हौसला दिया। उसके बाद मैं सबसे ज़्यादा आभारी अपने माता-पिता की हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी परवरिश दी, इतनी अच्छी शिक्षा दी, इतना सहयोग किया हर कदम पे आगे बढ़ने के लिए, निरंतर मेरे साथ रहे मेरे भाई-बहन। और इन सारी चीज़ों का सबसे उत्तम और सबसे ज़्यादा श्रेय किसी को दिया जाएगा तो वो मेरे पति हैं। जब तक किसी महिला के पति उसका सहयोग नहीं करेंगे, महिला आगे नहीं बढ़ सकती। कहना बहुत आसान है वुमेन एम्पावरमेंट, पर एक रूरल एरिया से हम लोग आते हैं, सभी जानते हैं, हम एक ग्रामीण क्षेत्र से हम लोग आते हैं। यहाँ पर एक जागरूक पुरुष होगा तभी महिला को वो जागरूक करेगा, तभी उसको वो आगे बढ़ाएगा। इसलिए मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार और इन सारी चीज़ों का श्रेय अपने पति को दूँगी कि उन्होंने मुझे हर कदम पे हमेशा आगे बढ़ने के लिए हौसला अफ़ज़ाई करते रहे। मैडम, आपका पढ़ाई-लिखाई कहाँ से हुआ था, हम जानना चाहेंगे? मेरी पढ़ाई-लिखाई शुरू में मैं तो बेतिया सेंट ट्रेसा गर्ल्स हाई स्कूल, होली क्रॉस कॉन्वेंट से पढ़ी हूँ। उसके बाद मैंने 10th के बाद मैं पटना यूनिवर्सिटी, पटना कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय से मैंने अपना ग्रेजुएशन तक कंप्लीट किया। फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज दीघा घाट से मैंने बीएड, एमएड किया और उसके बाद मैं 5 साल तक ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के बीएड सेक्शन में कार्यरत थी एज ए लेक्चरर। और फिर मैं पटना आ गई। पटना आकर मैंने आर्य कन्या विद्यालय में सेवा दी 6-7 साल और अपना पीएचडी कार्य में लगी रही। पीएचडी के जितने भी शोध कार्य के जितने भी कार्य थे, मैंने क्योंकि पटना ज़िला ही चुना था तो बड़ा सहयोग मुझे मिला, बहुत अच्छे से वहाँ मैंने अपना शोध कार्य पूरा किया और तब जाकर ये इतना बड़ा अवार्ड मुझे शिक्षा जगत के क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। इसमें सभी का बड़ा ही सहयोग है। अपने क्षेत्र के लिए आगे चल के क्या सोची हैं मैम? बहुत कुछ सोचे हैं। सबसे पहले तो हमारे क्षेत्र में शिक्षा का विकास होना चाहिए। जहाँ शिक्षा होगी वहाँ स्वतः ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। शिक्षा के अभाव में ही इतनी परेशानियाँ हैं, इसलिए यहाँ पे उत्तम शिक्षा व्यवस्था और उत्तम स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए मैं ज़रूर आगे बढ़ूँगी और कुछ करने का प्रयास करूँगी। सर्विस कमीशन की तैयारी करती थी, पर उन्होंने कहा कि शिक्षा जगत से अच्छा महिलाओं के लिए कोई जगत ही नहीं है। उनके कहने पर ही मैंने बीएड किया, एमएड किया। जी। मैं तो सोचती भी नहीं थी कि मैं शिक्षा जगत में आऊँगी, पर उन्होंने मुझे, वो खुद एक शिक्षक थे, खुद यहाँ प्रिंसिपल रहे हैं, तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं भी उनके कदमों पे आगे बढ़ूँ और उनका नाम रोशन करूँ। शादी के बाद बहुत से महिलाओं को हम लोग देखते हैं कि उनका लाइनअप ही चेंज हो जाता है, लेकिन इतना बड़ा मुकाम आप हासिल की और बीच में अनेकों प्रकार का कठिनाई का भी सामना करना पड़ा होगा। जी, पर चाहेंगे कि बीच का जो समय रहा है कैसा रहा? नहीं, कठिनाइयाँ देखिए, हम लोग जिस समाज से आते हैं महिलाओं को कठिनाइयाँ होती हैं, पर भगवान ने महिलाओं को ऐसा आशीर्वाद दिया है कि वो अपनी शक्ति को अगर पहचाने तो कठिनाइयाँ उनके लिए कुछ नहीं है। महिलाएं सृष्टि की एक अनोखी रचना है, ईश्वर ने उन्हें बनाया है ऐसे, इसलिए कठिनाइयाँ अपनी जगह पर हैं और अथक प्रयास, अपना क्षेत्र लगन से अपने लक्ष्य की ओर अथक प्रयास, ये अपनी जगह पे है। आप पहले डिटरमाइंड होइए कि करना क्या है। हमारे अंदर डिटर्मिनेशन ही नहीं है, हमारे अंदर एक
लक्ष्य ही नहीं है। हम जो कुछ बोल देता है, कोई कुछ कहता है, उस पे चलने लगते हैं, कोई कुछ कहता है, उस पे चलने लगते हैं। सबसे पहले तो महिलाएँ अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें। देखें कि स्वतः ही जब आप फ़ोकस्ड हो जाएँगे, तो आप अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएँगी और सारी कठिनाइयाँ खुद ब खुद दरकिनार हो जाएँगी। उन तमाम लड़कियों के लिए क्या कहिएगा जो अपने राह से आजकल भटक रहे हैं और इंटरनेट की दुनिया में आजकल ज़्यादा है वो? हाँ, ये तो बहुत अच्छा आपने कहा। देखिए हम लोग न्यूज़ पढ़ रहे हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ में बच्चों के लिए मोबाइल बैन कर दिया गया। अभी रिसेंट में आपने पढ़ा है। तो ऐसा ही कुछ कदम भारत में भी सरकार को उठाना चाहिए और एक सर्टेन एज ग्रुप तक मोबाइल का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। एक सर्टेन एज ग्रुप तक बच्चों को मोबाइल ना दिया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम रोक नहीं सकते हैं। तो सर्टेन एज ग्रुप तक मोबाइल को प्रतिबंधित कर दिया जाए और देखिए स्वतः ही ये सारी जो आजकल जो क्राइम हो रही हैं, साइबर क्राइम्स, वो रुक जाएँगी।